हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह आप लोगों का इस गुरुकुल के चैनल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो संविधान से जुड़ा हुआ है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि संविधान का सबसे अच्छा और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है और ये भाग 5 से जुड़ा हुआ मामला है। तो आइए भाग 5 के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए, संविधान का जो भाग 5 है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और भाग 5 जो आपका दिया गया है इसमें 3 अध्याय हैं और इस जो पूरा आर्टिकल है भाग 5 का वो संघ से जुड़ा हुआ है। संघ से जुड़ा हुआ है, इसमें 3 अध्याय आ जाएंगे। अध्याय 1, उसके बाद अध्याय 2, फिर अध्याय 3 और ये पूरा जो संघ है ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक 151 तक आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 3 भाग है। जैसे आपका अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 3 ये आपका 1 हो गया। देखिए, अध्याय 1 में जो आपका है वो संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और संघ की जो कार्यपालिका है ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। और दूसरी जो अध्याय 2 में है वो आपकी है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका है विधायिका और ये 79 से लेकर के 123 है। और तीसरी जो आपकी है वो आप बताएंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका और ये आपका आर्टिकल 24 से लेकर 151 तक है। तो देखिए, जो अभी हमने चर्चा यहाँ पर किया है वो भाग 5 के बारे में है और भाग 5 टोटल संघ के बारे में दिया गया है। और संघ में 3 अध्याय हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। 52 से लेकर 151 तक है। तो अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका जो आपका एग्जीक्यूटिव है 52 से लेकर 78 तक। दूसरा आपका पार्लियामेंट है, पूरी विधायिका है 79 से लेकर 123 तक है। और तीसरा आपका संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 151 तक है। अब देखिए, इसमें 3 बातें हैं। एक है कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। तीसरी है आपकी न्यायपालिका। तो पहले इन तीनों का मतलब समझना होगा। तो जैसे अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो कानून को लागू करने वाली जो संस्था है, तो कानून को लागू करने वाली संस्था को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। और इस कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे, संघीय मंत्री परिषद भी आ जाएगी, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ महान्यायवादी भी आ जाते हैं। और जो आपकी विधायिका है, तो विधायिका का मतलब होता है कि कानून का निर्माण करने वाली, कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, तो सर्वोच्च संस्था को हम लोग विधायिका कहते हैं। चाहे आप विधायिका कह लीजिए, चाहे संविधान की भाषा में इसको आप संसद कह लीजिए। तो संसद का मतलब होता है कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था। और इसका जो नियंत्रण होता है, संसद का जो नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका पर होता है। इसलिए होता है कि जिस प्रकार से संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा उसी के अनुरूप कार्यपालिका उसे लागू करेगी। और सरकार का जैसे कलेक्टिव जो रिस्पांसिबिलिटी है वो लोकसभा की प्रत होती है। और लोकसभा किससे जुड़ा हुआ है? संसद से। तो सरकार का बनना,
बिगड़ना, चलना, ये सब किस पर आधारित है? संसद पर है। इसलिए ये कहा गया है कि संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर है। और न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कानून की वैधता को जांचने वाली, कानून की वैधता की जांच करने वाली जो संस्था कहलाती है वो न्यायपालिका कहलाती है। तो देखिए, कार्यपालिका लागू करने वाली संस्था है, ये कानून का निर्माण करने वाली संस्था है, और जो न्यायपालिका है ये कानून की वैलिडिटी को या इसकी वैधता को जांचने वाली संस्था कही जाती है। तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका और फिर न्यायपालिका। तो चलिए हम लोग कार्यपालिका के बारे में चर्चा करते हैं। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका तो देखिए, संघ की जो कार्यपालिका है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो हम लोगों को ये चर्चा करना होगा कि कार्यपालिका में कौन लोग आएंगे, विधायिका में कौन लोग आएंगे और न्यायपालिका में कौन लोग आएंगे। तो देखिए, कार्यपालिका का जो क्षेत्र है इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति, फिर संघीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और उसके बाद फिर महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका में आ जाएंगे। तो जैसे राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में है, और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो 63 में है, और जो संघीय मंत्रिपरिषद है ये किस आर्टिकल में, तो आप बताएंगे 74 में है। और जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का पद अगर पूछा जाए तो पद तो 74 में है, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद से अलग नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसी को हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति, तो नियुक्ति आप बताएंगे 75 में है, और नियुक्ति 75 में है, पद 74 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो महान्यायवादी का जो पद है वो 76 में है। तो कहने का मतलब है कि कार्यपालिका का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो आप बताइएगा। राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, संघीय मंत्रिपरिषद शामिल होती है, प्रधानमंत्री होते हैं और महान्यायवादी होते हैं। ये तो कार्यपालिका का क्षेत्र हो गया। और हमने पहले ही बता दिया था कि कानून को लागू करने वाली जो संस्था है उस लागू करने वाली संस्था को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? विधायिका का होता है या संसद का होता है। अब हम लोग विधायिका के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका, विधायिका किसे कहते हैं? तो देखिए, विधायिका का जो आर्टिकल है वो 79 से लेकर 123 तक मैंने बताया था। तो इसमें दो शब्द हैं, पहला है विधा, दूसरा है इका। तो विधा का मतलब होता है कानून और इका का मतलब होता है इकाई। जब आप इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी? कानून की इकाई, कानून की इकाई। और कानून की इकाई को हम लोग संविधान में किस नाम से जानते हैं? कानून की इकाई कौन है? तो उसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, संसद, जो कि 79 में इसका प्रावधान किया गया है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि संसद क्या है, संसद बनता कैसे है, तो आप बताएंगे संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, प्लस लोकसभा।
उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और राष्ट्रपति 52 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आपका 81 में है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विधायिका में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो विधायिका में 3 तत्व शामिल हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बोलते हैं इसको। तो विधायिका में संसद जिसको हम लोग बोलेंगे, और इसका प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना। तो इसके क्षेत्र में राष्ट्रपति आ जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा आ जाएगी। अब उसके बाद फिर हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो आप बताएंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका और संघ की जो न्यायपालिका है वो भाग तो वही चलेगा जो आपने पहले पढ़ा, भाग 5 आर्टिकल जो दिया गया है वो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक है। और संघ की न्यायपालिका में 2 तत्व हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय जो कि 124 से लेकर 147 तक है। और उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा, इसमें दूसरा तत्व जो आ जाएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 148 से लेकर पूरा 151 तक है। इसको आप लोग कैग भी बोलते होंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा कि कानून की वैधता को जांचने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। और इसमें 2 तत्व है, पहला सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है। तो अभी तीनों के क्षेत्र हमने यहाँ पर चर्चा किया। पहला कार्यपालिका का क्षेत्र चर्चा किया हमने, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, संघीय मंत्री परिषद आ गया, प्रधानमंत्री आ गए, महान्यायवादी आ गए, और वो कानून को लागू करने वाली संस्था जुड़ गए वो लोग। और दूसरा हमने बताया संघ की विधायिका का मतलब होता है कानून की इकाई, और कानून की इकाई को हम लोग संविधान में संसद के नाम से जानते हैं। और संसद का मतलब होता है कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था। इसमें 3 तत्व आ जाएंगे, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। और इसका जो नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका पर होता है। तीसरा जो मैंने बताया वो न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका आप जान ही चुके हैं कि वैधता को जांचने वाली संस्था है। इसमें पहला पार्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, दूसरा जो आपका हो जाएगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब 3 पार्ट में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो कार्यपालिका पढ़ना है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका में 52 से लेकर के 78 तक है। और इसमें सबसे पहले कार्यपालिका में जो आर्टिकल आता है वो 52 आता है। तो 52 में क्या दिया गया है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति दिया गया है। तो कार्यपालिका में सबसे पहले नाम किसका आता है, राष्ट्रपति का आता है। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे आज वो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, और आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा अभी करते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है, इसका जो प्रावधान है, तो प्रावधान आप बताएंगे कहाँ से लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति। तो प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और राष्ट्रपति के बारे में जो भी जानना हो तो हम लोग आर्टिकल के हिसाब से इसे जस्टिफाई करेंगे। तो इसका जो पद है
वो आर्टिकल 52 में है। और इसकी जो 52 के बाद क्या आता है 53, तो आर्टिकल के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। 52 तो 52 में पद हो गया, उसके बाद फिर 53 और 53 में आप बताएंगे राष्ट्रपति के विषय में कार्यपालिका शक्ति है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, ये राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति 52 से 61 तक अभी हम लोगों को पढ़ना है, कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद फिर 54 में जो दिया गया है वो आप बताएंगे निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद है 55, तो 55 में निर्वाचन की रीति है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, रीति। और इसके बाद फिर है 56, तो 56 में क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल। उसके बाद है 57 में जैसे कहा गया है कि हमारे संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति यदि दोबारा पुनर्निर्वाचन में भाग लेना चाहता है, दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता और 50 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, योग्यताएं इनकी दी गई हैं। और 59 में इनकी सैलरी जो अलाउंसेज हैं, वेतन तथा भत्ते हैं, वेतन तथा भत्ते के बारे में चर्चा की गई है, वेतन तथा भत्ते के बारे में। और जो 60 है, तो 60 में इनका शपथ या प्रतिज्ञान है, शपथ या प्रतिज्ञान है। और जो 61 है, 61, तो 61 में आप बताएंगे इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। तो देखिए जो राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जैसा कि राष्ट्रपति का जो शुरुआती मसला है वो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक दिया गया है। तो 52 में राष्ट्रपति का पद है जो कि संविधान के प्रारंभ से ही था। उसके बाद 53 में जो राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, तो बहुत सारी शक्तियां हैं, इसको आगे हम लोग चर्चा में लाएंगे। और इसके बाद फिर 54 में निर्वाचक मंडल है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कैसे इनका चुनाव होता है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में दिया गया है, 57 में मतलब राष्ट्रपति यदि चाहे तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है और उसके लिए वो योग्य है, तो ये 57 में है। योग्यताएं जो दी गई हैं 58 में है और जो वेतन और भत्ते हैं वो 59 में है। शपथ
की प्रक्रिया 60 में है और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो देखिए, अब हम लोग शुरुआत से ही राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे आर्टिकल 52, सबसे पहले आर्टिकल 52, तो 52 में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पद। अब देखिए, जो राष्ट्रपति पद है ये संविधान के प्रारंभ से ही चल रहा है और ये जो पद है वो निर्वाचित राष्ट्रपति का है, निर्वाचित राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है, अर्थात हमारे यहाँ वंशवाद की प्रक्रिया नहीं है। और निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, प्रावधान वो अमेरिका से लिया गया है, प्रावधान अमेरिका से प्रेरित है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति में और हमारे राष्ट्रपति में अंतर भी है। जैसे उनका जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और जनता के द्वारा इसलिए निर्वाचित होता है क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षीय सरकार है। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, और यहाँ पर नाम मात्र का शासन इसलिए होता है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। तो हमारे राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में जो पहला अंतर है वो आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है, और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और दोनों में इसलिए अंतर है क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, और अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार। और जहाँ जहाँ पर अध्यक्षीय सरकार होता है वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ का प्रमुख सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित कर दिया जाता है। और दूसरा जो अंतर है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा जो अंतर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 2 बार चुनाव में भाग ले सकता है, और हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, अर्थात वहाँ पर 2 बार लड़ सकते हैं चुनाव, और हमारे यहाँ कितनी ही बार राष्ट्रपति महोदय चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो बल्कि अमेरिका से भले ही लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के प्रमुख के समान होता है। ब्रिटेन के जो प्रमुख है, ब्रिटेन के प्रमुख जो होते हैं नाम मात्र के, वहाँ का सम्राट होता है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। लेकिन फिर भी इसमें एक अंतर है कि जैसे बड़ा अंतर है, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और जबकि उनका राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है बल्कि वो वंशवाद की प्रक्रिया से आता है। लेकिन समानता इन दोनों में काफ़ी होती है, और आप ये भी कह सकते हैं इसलिए समानता क्योंकि वहाँ पर भी संसदीय सरकार है ब्रिटेन में, और हमारे यहाँ भी संसदीय सरकार है। तो जहाँ जहाँ पर संसदीय सरकार होती है वहाँ पर 2 प्रकार का शासन चलता है, एक नाम मात्र का शासन चलता है और दूसरा वास्तविक शासन चलता है। तो नाम मात्र में राष्ट्रपति हमारे यहाँ का प्रधान है, और जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का प्रधान है। और जब हमारा संविधान लागू हो रहा था या निर्माण किया जा रहा था तो उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है अर्थात जनता से जुड़ा होता है, इसी तरीके से राष्ट्रपति भी जनता के निर्वाचन से ही चुन करके आना चाहिए। लेकिन कुछ संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि जो राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आएगा वो प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यही वजह है कि ये तय कर लिया गया कि जो लोग प्रधानमंत्री को चुनेंगे वो लोग आगे चल करके अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होता है। और संसदीय सरकार में आप जानते होंगे कि जहाँ जहाँ पर संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो संसदीय सरकार में संविधान का अध्यक्ष अगर पूछा जाए
कि संविधान का अध्यक्ष कौन होता है, तो संविधान का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो हमारे यहाँ का संविधान का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यह संघ की कार्यपालिका विधायिका, संघ की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबद्ध होता है। ये पहला ऐसा पदाधिकारी है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन सा ऐसा प्रथम पदाधिकारी होता है, सार्वजनिक पदाधिकारी होता है जो तीनों पालिकाओं जुड़ा हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। तो बेशक आप कहेंगे राष्ट्रपति है। कार्यपालिका से क्यों जुड़ा है? कार्यपालिका से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि देश के जितने भी कानून लागू होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। देश के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघ में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। तो नियुक्तियां करने की वजह से, कानून लागू होने की वजह से ये कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं। विधायिका से कैसे जुड़े हैं, ये कैसे आप कहेंगे? तो आप बता दीजिएगा कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून बगैर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के एक्ट नहीं बन सकता। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक एक्ट बनने वाला नहीं है। और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि सेशन को बुलाना, फिर सेशन को समाप्त करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, लोकसभा को भंग करना, ये भी तो विधायिका का काम है। और इसलिए आप ये कहेंगे कि विधायिका से जुड़ा होता है। संघ की न्यायपालिका से कैसे जुड़ा होता है? तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 143 का प्रयोग करके ये कभी भी सर्वोच्च न्यायालय से जनता के हित के मामले में परामर्श ले सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की जब सजा दे दी जाती है तो सजा को, इवन तो मृत्युदंड की सजा को भी माफ करने का अधिकार किसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। तो इस राष्ट्रपति को होता है। तो इसलिए ये न्यायालय से भी जुड़ा हुआ है। तो ये पहला ऐसा पदाधिकारी है जो तीनों पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक इसलिए होता है क्योंकि जनगणना की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? राष्ट्रपति से होती है। और देश के सभी जो कानून होते हैं वो इसी के नाम से लागू किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इसी के नाम से लागू होते हैं। और कार्यपालिका का प्रधान, संघ की कार्यपालिका का प्रधान, अगर पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। जैसे रियल हेड पूछा जाए या वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाए, वास्तविक प्रधान पूछा जाए, तो वास्तविक प्रधान तो पीएम होगा, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका की शक्ति, जो कार्यपालिका शक्ति है, तो कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, लेकिन रियल पावर किसके हाथों में निहित है? तो आप बताएंगे वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। तो चाहे देश का कानून लागू करना हो, चाहे कार्यपालिका के प्रधान की बात हो, चाहे कार्यपालिका शक्ति की बात हो, चाहे देश के प्रथम नागरिक की बात हो, चाहे देश के संविधान के अध्यक्ष की बात हो, या तीनों पालिकाओं से संबद्धता की बात हो, तो ये इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये राष्ट्रपति ही है, बाकी कोई दूसरा सार्वजनिक पदाधिकारी नहीं है। और ये उपर्युक्त कर्तव्यों का निर्वहन ये आर्टिकल 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार ये जो उपयुक्त कर्तव्यों का निर्वहन है, आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है, मतलब आर्टिकल 74 में कह दिया गया है
कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही करेगा, और उसे परामर्श को, जैसे पहले क्या था कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता था प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित में, तो उसमें ये नहीं लिखा गया था कि मानने के लिए बाध्य है या मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल संविधान में यही लिखा गया था कि राष्ट्रपति जो कुछ भी कहेंगे करेंगे वो आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर करेंगे। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा गया था संविधान में कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। तो प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति में आपस में टकराव हो जाता था। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में संशोधन किया गया, 42वां अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में ये कह दिया गया था कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो बाध्यता शब्द जो आया है वो बाध्यता शब्द कब आया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। तो इसको लेकर के आलोचना होने लगी, लोग इंदिरा सरकार की आलोचना करने लगे कि जब हर बात राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है तो फिर राष्ट्रपति के पद की औपचारिकता ही है, बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है। तो जब ज़्यादा आलोचना होने लगी तो सरकार बदल गई और उस समय जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने 44वां अमेंडमेंट किया। 44वां जो अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें यह कहा गया कि जो इन्होंने परामर्श दिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने लिखित में, तो उसके परामर्श को वो चाहे तो पहली बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, मतलब पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो पुनर्विचार शब्द जो आया है वो कब आया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में है। तो जैसे वर्तमान में अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं, तो आप बताएंगे बाध्य तो है, और बाध्यता 1976 में किया गया है, लेकिन पहली बार बाध्य नहीं है। अर्थात इसके पास अगर लिखित में कोई परामर्श आता है मंत्रिपरिषद की ओर से तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा जब मंत्रिपरिषद की ओर से इसके पास भेज दिया जाएगा तब यह हस्ताक्षर करने के लिए या उसकी बात को मानने के लिए बाध्य है। तो वर्तमान में पहली बार बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरी बार जब आ जाएगा तो फिर इसे मंत्रिपरिषद की बात को मानना होगा। तो ये दो बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली। अब जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो भी परामर्श देते हैं तो क्या इसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है? तो जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा परामर्श दिया जाएगा उसकी जांच भारत की धरती पर किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। अब ये तो बात इनके पद से रिलेटेड हो गई। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे चल करके वो इनकी योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। योग्यता के बारे में क्या क्या इनकी योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं तो देखिए प्रधानमंत्री की जो योग्यताएं दी गई हैं वो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। तो वैसे तो कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्य वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक चाहे वो जन्म से हो चाहे वो बाद में हो, नागरिक होना अनिवार्य है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जन्म से ही नागरिक हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, सिर्फ यदि वो नागरिक है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए इसमें पहला है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और जन्म से नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक हो। दूसरा आप बताएंगे पागल और दिवालिया ना हो, हालांकि इसको तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। दूसरा है लाभ के पद पर ना हो,
लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ना ले रहा हो, अर्थात गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ले रहा है तो चुनाव में भाग ले सकता है या नहीं, तो आप बताएंगे। यदि गवर्नमेंट ऑफिस से कोई प्रॉफिट ले रहा है तो चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसका जो पिछला पद होगा शपथ लेते ही वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट लेने वाला व्यक्ति वो चुनाव में भाग ले सकता है, और यदि वह जीतता है तो जो उसका पिछला पद है शपथ लेने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, तो कम से कम उम्र इनकी 35 होनी चाहिए, और अधिकतम इनकी उम्र हमारे संविधान में नहीं दिखाया गया है। चौथा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और इसकी ऑलरेडी कितनी है, 35 है। तो ये योग्यता हो गई। दूसरी क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो भारत में संसदीय क्षेत्र कितने हैं वर्तमान में, तो संसदीय क्षेत्र 543 है। तो 543 में वो किसी एक संसदीय क्षेत्र का यदि निर्वाचक है तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो जो भारत में किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक है वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकता है, और लोकसभा के साथ साथ राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है और भारत के किसी भी 543 संसदीय क्षेत्र में अगर वो वोटर है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और जैसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए, सूचना देने वाले कितने होने चाहिए, तो सूचनादाता जो होते हैं प्रस्तावक, वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे, अनुमोदक जो सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे 50 लोग सूचना देंगे कि हम 50 जन एक लेटर लिख करके निर्वाचन आयोग के पास पहुंचाएंगे कि हम 50 जन ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। फिर एक और लेटर जाएगा तो उसमें ये दिया रहेगा कि जो 50 लोगों ने सूचना दिया है हम 50 जन उसका समर्थन करते हैं। तो 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। और ये लोग कौन होंगे, जो इनके निर्वाचक मंडल से होंगे, चाहे वो एमपी हो और चाहे वो एमएलए हो। तो एमपी एमएलए मिल करके कम से कम 50 प्रस्तावक के रूप में 50 अनुमोदक के रूप में वहाँ पर होने चाहिए। और इनकी जो जमानत राशि है, तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है, जमानत राशि देखिए, जमानत राशि का मतलब होता है जमा अमानत। तो जमा अमानत जो होती है, जमानत राशि इनकी जो होती है वो 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये है। और ये 15,000 रुपये कहाँ जमा होता है, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर पूछा जाए कि जमानत जब्त कब मानी जाएगी, तो जमानत जब्त अर्थात 15,000 रुपये तब वापस नहीं होंगे जब कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। तो राष्ट्रपति का यदि चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार के रूप में यदि वह कुल वैध मतों का, क्योंकि उसमें कुछ वोट कैंसिल भी हो सकते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त मानी जाएगी। अर्थात 15,000 रुपये उससे वापस मिलने वाले नहीं है। तो मान लीजिए जैसे
100 वोट पड़ा, तो 100 में से मान लीजिए 10 वोट कैंसिल हो गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 90। तो 90 का 1/6 यदि नहीं प्राप्त होगा तो 15,000 रुपये मिलने वाले नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि किस तरीके से इनकी योग्यता है, जमानत इनकी राशि क्या है। बाकी शेष भाग जो होंगे, जो शेष बातें होंगी, वो राष्ट्रपति के अगले चैप्टर में होंगी। जैसे इसमें योग्यता तक आपने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद जैसे इनका निर्वाचन है, इनका कार्यकाल है, इन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, वो सब अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद।